तो तमाम कयासों के बाद फाइनली ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, इसकी मुनादी कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल यानी कि 9 मई को वो शपथ लेंगे और इसी के साथ आगाज होगा पश्चिम बंगाल में एक नए अध्याय का। जनमत बता रहा है कि जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए कौन से चैलेंज सामने आएंगे, आज इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि शुभेंदु के नाम पर फाइनल मुहर लगने से पहले दिल्ली से कोलकाता तक क्या क्या हुआ। पश्चिम बंगाल के बाद चलेंगे तमिलनाडु, जहां थलपति विजय ने 118 के मैजिकल नंबर्स का जुगाड़ कर लिया है। किसने किसने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया, ये भी जानेंगे। और उसके बाद बात TCS नासिक केस की, जहां 22 दिन से फरार चल रही निदा खान गिरफ्तार हो गई हैं। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Saluja Gold and Candid। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बंगाल में चुनाव प्रचार से लेकर मैनेजमेंट की कमान संभाल रहे अमित शाह आज कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें रिसीव करने के लिए पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम टॉप नेता पहुंचे। लेकिन शाह ने पीठ थपथपाई शुभेंदु अधिकारी की और इसी के बाद सभी कयासों पर लगभग विराम लगने ही लगा था। बस ऐलान की औपचारिकता का इंतजार था। कुछ घंटों में वो भी पूरी हो गई। विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगाई और अमित शाह ने नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। शुभेंदु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद कहा। अमित शाह ने अपने वादों को गिनाया, उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। कयास 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने के भी चल रहे थे। कई रिपोर्ट में रूपा गांगुली का नाम भी चला, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान फिलवक्त नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में अंतिम मुहर लगने से पहले और क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। अमित शाह को ना बीजेपी विधायक दल की बैठक का ऑब्जर्वर बनाया गया। उसके बाद से इस तरह के कयास होने लगे और चर्चा शुरू हो गई कि क्या शुभेंदु अधिकारी ही जो हैं वही बंगाल में सीएम बनेंगे क्या। लेकिन फिर भी कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता था। जब गए वो कोलकाता अमित शाह एज ऑब्जर्वर, तो उन्होंने करीब 80 विधायकों के साथ 1 to 1 पहले बैठक की। ये जो विधायक दल की बैठक हुई, उससे पहले उन्होंने सबसे बात की, सबको बताया। जो करीब 70-80 विधायकों से उन्होंने खुद बात की और पर्सनली बताया कि शुभेंदु अधिकारी को हम सीएम बनाने जा रहे हैं, विधायक दल का नेता बनाए जाने रहे हैं, आपकी क्या क्या राय है। ऐसे ही कुछ विधायकों के साथ जो वहाँ चुनाव के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बातचीत की। सुनील बंसल जो कि वहाँ के प्रभारी हैं संगठन के तौर पर, उन्होंने भी विधायकों से बातचीत की और सबकी एक बार राय ले ली। उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू हुई और आमतौर पर परंपरा होती, कई तरह के प्रस्ताव आते हैं, कोई उनके नाम का प्रस्ताव करता है, 6-7 सेट ऐसे होते हैं, लोग खड़े होकर उनका समर्थन करते हैं। पर यहाँ क्या हुआ कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता के लिए उनके नाम का प्रस्ताव किया और जो विधायक वहाँ मौजूद थे उन सब ने हाथ उठाकर उनके नाम का समर्थन किया और इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए और मुख्यमंत्री चुने गए। ये चर्चा थी और ये चर्चा इसीलिए भी थी कि जितने भी आप राज्य देख लीजिए, वो यूपी हो या फिर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं और वो एक सोशल इंजीनियरिंग है अपना बीजेपी का सामाजिक समीकरण के हिसाब से। तो चर्चा थी कि क्या बंगाल में भी 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। चर्चा थी कि क्या किसी मतुआ समुदाय से या फिर राजवंशी समाज से जो SC माने जाते हैं, या किसी महिला को, खासतौर से अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली के नाम की चर्चा थी। लेकिन ये तय था कि नहीं, यहाँ और 2-3 पावर सेंटर नहीं बनाने हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में अगर देखें
तो बंगाल में एक हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं और टीएमसी में लंबे समय तक रहे हैं, अनुभवी हैं। तो पावर सेंटर नहीं बनाया जाए, तो इसीलिए हुआ कि दोनों डिप्टी सीएम अभी नहीं बनाए जाने, कोई डिप्टी सीएम यहाँ नहीं होगा जैसे बीजेपी शासित बाकी राज्यों में हुआ है। ममता बनर्जी की पार्टी में कभी नंबर 2 रहे शुभेंदु, अब पश्चिम बंगाल में नंबर 1 हैं। राजनीति में ऊंट कब किस करवट बैठेगा, इसका एक ये बढ़िया उदाहरण है। एक जमाने में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सिपहसालार थे, अब वो उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। लगातार 2 चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने का रिकॉर्ड उनके नाम है, लेकिन इसके पीछे है वर्षों की मेहनत। शुभेंदु को राजनीति विरासत में मिली है। पिता शिशिर अधिकारी कभी कांग्रेस के सीनियर नेता हुआ करते थे। दोनों भाई भी राजनीति में सक्रिय हैं। छात्र राजनीति कांग्रेस से शुरू करने वाले अपने पिता के साथ साल 2000 में टीएमसी से जुड़ गए। तब ममता की पार्टी को बने 2 साल ही हुए थे। उस वक्त पश्चिम बंगाल में वामपंथ का किला जो है बड़ा मजबूत हुआ करता था। शुभेंदु और उनके पिता ने पूर्वी मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में अपनी पकड़ मजबूत बनाई। टीएमसी के बेस को यहां उन्होंने मजबूत किया। 2006 में कांथी दक्षिण सीट से पहली बार विधायक बने। अगले ही साल नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की सुगबुगाहट शुरू हुई। इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता में शीर्ष पर पहुंचाने में नंदीग्राम आंदोलन का बड़ा योगदान रहा था। आंदोलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं और गांव वालों को एकजुट करने का, संगठित करने का जिम्मा शुभेंदु अधिकारी पर ही था। घर घर जाकर लोगों को एकजुट किया। 2009-2014 में शुभेंदु अधिकारी लोकसभा सांसद चुने गए। 2016 में ममता बनर्जी के दोबारा सत्ता में आने के बाद सांसदी छोड़ी, उन्हें ममता सरकार में मंत्री बनाया गया। शुभेंदु लंबे समय तक ममता की पार्टी में नंबर 2 की भूमिका में रहे, लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के उदय के साथ ही पार्टी में उनको लगा कि उनका कद धीरे धीरे कम हो रहा है। खबरें बताती हैं कि इससे संगठन के तमाम कामों में अभिषेक का दखल बढ़ा। संगठन की तमाम जिम्मेदारियां जो पहले शुभेंदु के पास हुआ करती थी, वो अब अभिषेक बनर्जी के पास जाने लगी। इन सबसे नाराज शुभेंदु ने दिसंबर 2020 में टीएमसी छोड़ दी। 2021 के चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और खुद नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतरे। उन्हें अपने गढ़ में हराया। बीजेपी भले सरकार नहीं बना सकी उस साल, लेकिन पार्टी को मिली 77 सीटों ने एक मोराल बूस्ट करने का काम जरूर किया। शुभेंदु ने अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाई और इस दफे एक बार फिर ममता को उनके गढ़ भवानीपुर में 15,000 वोट के अंतर से हरा दिया। लेकिन इन्हीं शुभेंदु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले भी चल रहे हैं। उनके खिलाफ कुल आपराधिक मामले हैं 25। ये बात उन्होंने खुद अपने चुनावी हलफनामे में बताई है। 2014 के नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के दर्जन मंत्रियों के साथ शुभेंदु अधिकारी का भी नाम आया था। वो ममता बनर्जी का मिनिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था। वो 3-4 डिपार्टमेंट था, जैसे ट्रांसपोर्ट था, जैसे जल संसाधन था, जैसे एक जमाना में उसका पास एनवायरमेंट भी था और 5 कैबिनेट कमेटी का भी वो हिस्सेदार था। तो माना जाता था ममता बनर्जी का बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और पावरफुल मंत्री वही था। नंबर 2, उसका अगर कोई टारगेट दिया जाए, हम शुभेंदु को 20 साल से वही फॉलो कर रहे हैं। मान लो कोई जगह उसको टारगेट दिया जाए, कोई इलाका, कोई डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का संगठन मौजूद है, सब विधायक कांग्रेस का है, मान के चलो, और कि जिला परिषद कांग्रेस का है, लेकिन तुम टारगेट दिया गया 2 साल के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा ज्यादा विधायक होगा, जहां पंचायत होगा और संगठन बढ़ेगा, तो टारगेट फुलफिल करता है। जैसे वो एकदम पॉजिटिव ढंग से, जैसे नंदीग्राम मूवमेंट को आगे बढ़ाया, बहुत 24/7, जैसा अमित शाह मान के चलिए कि मोदी मान के चलिए, 24/7 उस पॉलिटिशियन है। उसका कोई परिवार तो ऐसा नहीं है, वो शादीशुदा है ही नहीं, तो दिन भर राजनीति करते हैं और चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, बहुत परिश्रम भी कर सकते हैं और बहुत प्लान बना सकते हैं किसी प्रकार से वो टारगेट फुलफिल करना, और उसका एक बहुत पॉजिटिव है। और चौथा बात यही है, देखिए उसका अनुभव है कैसे सरकार चलाना चाहिए। वो कई दिन एमपी था 2009 से 2014, तो जब एमपी बनते हैं और उसी जमाना में तो दिल्ली का बारे में भी उसका पता है, और 2016 से वो जो मंत्री बना 2020 तक, उस जमाना में मंत्रिमंडल में भी वो बहुत ताकतवर थे। तो सरकार का जो आईएएस है, आईपीएस है, इस सबको किस ढंग से चलाना है वो भी उसका अनुभव है। तो बंगाल में परिवर्तन तो हो गया है, अब बारी है प्रदर्शन की। बदला नहीं बदलाव के नारे के साथ आई भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं है। लेफ्ट और टीएमसी के कुल मिलाकर 50 साल के शासन को देखने वाली जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। 10 साल में 3 से बढ़ाकर 208 सीटों तक पहुंचा दिया है। जिन इलाकों में बीजेपी को कभी 1 सीट भी नसीब नहीं हुई थी, वहां भी जनता ने जिता दिया।
जनमत बता रहा है कि जनता की उम्मीदें ज्यादा हैं, जनता बदलाव के लिए तैयार है। कोई भी चुनाव किसी एक मुद्दे से तय नहीं होता। जाति, धर्म, क्षेत्र में बटे लोगों की अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि परिवर्तन के लिए किन सेक्टर्स में बदलाव करने होंगे। सबसे पहला है राजनीतिक हिंसा को रोकना। अपनी बौद्धिक विरासत के लिए ख्यात बंगाल चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात है। इस दफा चुनाव के वक्त हिंसा काफी कंट्रोल में रही, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि किसी की भी जान नहीं गई। लेकिन नतीजे आने के बाद हिंसा शुरू हो गई। 3 दिन के भीतर दोनों तरफ से कुल 5 कार्यकर्ताओं की अब तक मौत हो चुकी है। बात सीएम बनने जा रहे शुभेंदु अधिकारी के करीबी लोगों तक पहुंची। उनके पीए चंद्रनाथ की सरेआम हत्या कर दी गई। पिछली दफा तो हिंसा का ग्राफ और भी ज्यादा था। इंडिया टुडे के पत्रकार हैं आर्कुमय, उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव के बाद इतनी हिंसा हुई थी कि सेंट्रल कोलकाता में बीजेपी को रिफ्यूजी कैंप लगाना पड़ा था, क्योंकि कई जिलों में टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जीना हराम कर दिया था। इतनी हिंसा हुई थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने घर छोड़ दिए थे। शुभेंदु अधिकारी ने ही पिछली दफा आंकड़े दिए थे, बताया था कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था तब, जिसके बाद बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं के लिए 355 सेफ हाउस यानी कि सुरक्षित ठिकाने बनाने पड़े थे। लेकिन यह हिंसा केवल बीजेपी और टीएमसी की राइवलरी तक सीमित नहीं है। इतिहास इसका काफी पुराना है। द प्रिंट में दीप हल्दर ने लेखक देव प्रतिम घटक के हवाले से लिखा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत वामपंथी शासन के समय हुई थी। उनका कहना है कि चुनावी हिंसा का शिकार हमेशा गरीब गुरबा होता रहा है। पढ़ा लिखा मिडिल क्लास यानी भद्र लोग इससे हमेशा बचता रहा है। रिपोर्ट में मानव विज्ञानी अयान गुहा इसका सामाजिक पक्ष भी बताते हैं। उनका कहना है कि बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं और पंचायत से मिलने वाली मदद पर टिका हुआ है। इसी पहुंच और संसाधनों पर कब्जा करने के लिए पंचायत चुनाव में हिंसा शुरू होती है, जो विधानसभा चुनावों तक चलती है। राजनीतिक हिंसा से हताहतों की संख्या भी पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा है। 2011 से 2021 के बीच पश्चिम बंगाल में 133 हत्याएं राजनीतिक मकसद से हुई हैं। ये डेटा एनसीआरबी का है। 2024 में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, नाम था चिल्ड्रन ऑफ द बॉम्ब्स। 1996 से 2024 के बीच पश्चिम बंगाल में करीब 565 बच्चे कच्चे बमों की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये बम अक्सर राजनीतिक झड़पों के दौरान फेंके जाते हैं, जो तुरंत नहीं फटते और बाद में खेलते समय बच्चों के हाथ लग जाते हैं। इन 28 सालों में लेफ्ट की सरकार 15 साल रही है और टीएमसी ने 13 साल तक शासन किया। एक लाइन में कहें तो इन 28 सालों में हर 18 दिन में औसतन एक बच्चा इन बमों का शिकार हुआ है। नई सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बंगाल में दशकों से चले आ रहे इस हिंसा के चक्र को कैसे तोड़ती है। शुभेंदु ने अपने पीए के मारे जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की है, कानून सम्मत न्याय दिलाने की बात कही है। उम्मीद है कि नया निजाम राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाएगा। अवैध घुसपैठियों को रोकना यह अगला बड़ा काम होगा। 1947 के बंटवारे में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से चला गया। लाखों लोग इधर से उधर हुए, लेकिन अलग देश बनने के बावजूद बॉर्डर फेंसिंग ढुलमुल रही, जिस कारण लोगों का आना जाना लगा रहा। 1971 में मुक्ति संग्राम हुआ, भारत ने अहम रोल निभाया। पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो पाकिस्तान में था वो नया देश बना, बांग्लादेश। उस वक्त करोड़ों लोगों ने जान बचाने के लिए भारत में शरण ली। युद्ध खत्म होने के बाद इनमें से बड़ी संख्या में लोग नए नवेले देश में वापस नहीं गए। बड़ी संख्या में लोग बिना किसी कानूनी दस्तावेज के भारत आए और यहीं बस गए, यानी अवैध प्रवासी। सरकार ने 2007 में बताया था कि देश में लगभग 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी नागरिक हो सकते हैं, लेकिन भाषा, कल्चर और रहन सहन लगभग एक जैसा होने के कारण अवैध प्रवासियों की पहचान करना मुश्किल है। इसके बाद से बांग्लादेश की सीमा से लगने वाला पश्चिम बंगाल का इलाका अति संवेदनशील हो गया। लगभग 3 दशकों से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर जिलों में होने वाली अवैध घुसपैठ एक तरीके से पूर्वी भारत के लिए सबसे संवेदनशील और विवादित मुद्दों में से एक रहा है। तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन इलाकों की डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव भी आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवोकेट विवेक नारायण शर्मा जानकारों के हवाले से इस बारे में लिखते हैं कि बॉर्डर पर ढीली निगरानी और राजनीतिक संरक्षण की वजह से ये घुसपैठ बिना किसी रोक टोक के चलती रही है। अवैध घुसपैठ की बहस पश्चिम बंगाल चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर अवैध घुसपैठियों को शरण देने के कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन टीएमसी का कहना है कि बीजेपी केवल बंगाली मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसा कहती है। अमित शाह कई दफ़े अवैध घुसपैठियों को वापस भगाने की बात कह चुके हैं। अब देखना होगा कि इस चुनौती से बीजेपी कैसे पार पाएगी।
तीसरा चैलेंज है सिंडिकेट राज। 2005-06 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। तब बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। मकसद था कोलकाता के आसपास के इलाकों में बेरोजगारी कम करना। उस वक्त सरकार राजार हाट और न्यू टाउन जैसे इलाकों को बसाना शुरू कर रही थी। यहाँ आईटी और अन्य सर्विस सेक्टर की कंपनियां बसनी तो अब शुरू हुई थी। इससे इलाके में बड़ी संख्या में नए नवेले दफ्तर और घर बनने शुरू हुए। जिन परिवारों की ज़मीन उस प्रोजेक्ट के लिए ली गई थी, उनके युवाओं को रोजगार देने के लिए सिंडिकेट बनाए गए। इनका काम बिल्डर्स को दफ्तर और घर बनाने में लगने वाले ईंट, बालू और सीमेंट की सप्लाई करना था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट इस बारे में बताती है कि सिंडिकेट के सदस्य ज़्यादातर बेरोजगार युवा थे जो इन सप्लाई पर कंट्रोल रखते थे। वे इससे होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे और कम समय में आसान पैसा कमाते थे। लेकिन जैसे जैसे सिंडिकेट की ताकत बढ़ती गई, ये भ्रष्टाचार और वसूली का गिरोह बन गया। सत्ताधारी पार्टी के नेता इन सिंडिकेट के मुखिया बनाए जाने लगे, जिस कारण पुलिस प्रशासन इन मामलों से दूर रहती थी। रिपोर्ट बताती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर से लेकर आम जनता ने भी शिकायत करनी शुरू कर दी। आरोप लगने लगे कि उन्हें खराब क्वालिटी और ऊंचे दाम के बावजूद केवल खास वेंडरों से ही सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोगों को लगा 2011 में ममता सरकार वादे के मुताबिक सिंडिकेट पर एक्शन लेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सिंडिकेट की ताकत और बढ़ाई जाने लगी। 2016 के विधानसभा चुनाव में सिंडिकेट पहली बार चुनाव प्रक्रिया में भी शामिल हुई। उसने टीएमसी की मदद की। अब आलम यह है कि बंगाल में इंडस्ट्री नहीं लगने और नौकरियों की कमी के कारण सिंडिकेट अब हर क्षेत्र और हर जिले में फैल चुकी है। बीजेपी के टॉप लीडर्स 2019 से सिंडिकेट को खत्म करने की बात कह रहे हैं। लगातार मंचों से ये बात दोहराई जा रही है। इस दफा भी पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सिंडिकेट को खत्म करने की बात कही है। हमारे बालागढ़ का नाव उद्योग एक जमाने में पूरे क्षेत्र के अंदर रोजगारी देता था। ये ममता की सिंडिकेट के कारण नाव उद्योग बंद हो गया है। 41 कारखाने ममता दीदी ने बंद कराए। सिंडिकेट कल्चर से नत्थी करता हुआ एक मुद्दा इंडस्ट्री और बेरोजगारी का भी है। ब्रिटिश काल में कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। तब यह बिजनेस और उद्योग का बड़ा केंद्र था। लेकिन पिछले कई दशकों में चीज़ें बदली हैं और इंडस्ट्री लगाने को लेकर माहौल उतना बेहतर नहीं हो सका जितना एक मेट्रो सिटी के नाते कोलकाता में होना चाहिए था। आपको याद होगा 2008 का भूमि अधिग्रहण आंदोलन, जब इस विरोध के चलते सिंगूर में टाटा को अपना नैनो प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ा था। पश्चिम बंगाल में उद्योगों की कमी को लेकर बीजेपी ने हमेशा राज्य सरकारों की आलोचना की है। अब डबल इंजन सरकार के चलते बीजेपी के पास बुनियादी ढांचे को सुधारने और रोजगार पैदा करने का एक बड़ा अवसर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या चुनौतियां होंगी, ये जानने के लिए रुख करते हैं कुछ जानकारों का। देखिए, यहाँ वर्क कल्चर को ठीक करना है। वर्क कल्चर थोड़ा बिगड़ गया है, उसका वर्क कल्चर को ठीक करना है। नंबर वन कोई इंडस्ट्री माने हेवी इंडस्ट्री छोड़िए, जो बड़ा इंडस्ट्री जिसको कहते हैं आईटी छोड़ के उतना बड़ा इंडस्ट्री तो 15 साल में आया नहीं। तो इंडस्ट्री को लेके आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ कलकत्ता का बाहर भी डेवलप करना है और इंडस्ट्री इस तरीके से आए जो इसके लिए जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो कि आईटी इंडस्ट्री में ओनली जो एडुकेटेड इंजीनियर को ही नौकरी मिलता है, चाहे बंगाल का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे पूरा ईस्टर्न इंडिया का हो। लेकिन उसको जो लोग बीजेपी को वोट दिया है, जो गरीब लोग है इंडस्ट्री में, उसका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो सपना दिखाया जब अगर इंडस्ट्री आएगा तुमको छोड़ के ना बेंगलोर ना जाना नहीं पड़ेगा, कि केरल में जाना नहीं पड़ेगा, कि गुजरात में, तो उसको इंडस्ट्री को भी यहाँ लेके आना है। सबसे बड़ा है सोशल फैब्रिकेशन, क्योंकि बंगाल में 30% जनता मुसलमान है। वो अभी डरे हुए हैं, वो बिजनेस पे है, व्यापारी है, वो हॉकर लोग है, वो गांव में मछली वाले है कि सब्जी उगालने वाला है, वो अभी डरे हुए हैं। तो सोशल फैब्रिकेशन जो है एकदम हार्ड हिंदू हार्डलाइन के साथ तुम आगे बढ़ोगे सनातनी ढंग से, तो मुसलमान लोग इस बार, मुसलमान जहां ज्यादा आबादी है, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, वहां से भी बीजेपी का सीट अच्छा खासी मिला है। ये सोशल तनाव नहीं बढ़ना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। सोशल फैब्रिकेशन में कैसे शांति बरकरार रखे, ये भी उसका पास सबसे बड़ा चैलेंज का है, हमको यही लग रहा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, अब सुर्खियों की बारी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड।
पहली सुर्खी, तमिलनाडु में आखिरकार सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। 8 मई की शाम को टीवी के नेता विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की, 118 विधायकों के समर्थन वाला पत्र सामने रखा और अब 9 मई की सुबह 11 बजे वो सीएम पद की शपथ लेंगे। 108 सीट लाने वाले अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके के लिए ये एक बड़ा मूवमेंट होगा। ये सब तब संभव हो पाया है जब कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने टीवीके को समर्थन दिया है। वीसीके भी टीवीके को समर्थन दे रही है। इससे पहले तमिलनाडु में 8 मई का जो दिन था वो पूरा काफ़ी इवेंटफुल रहा। खबर आई कि टीवीके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका लगाई है कि कोर्ट गवर्नर को आदेश दे कि टीवीके को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। दूसरी तरफ डीएमके ने भी एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया, लिखा कि ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है उससे सरकार बनाने का एक मौका मिले। इन सब घटनाक्रमों के बाद देर शाम विजय और राज्यपाल की मुलाकात हुई और शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई। अगली सुर्खी, टीसीएस नासिक मामले में कई आरोपियों में से एक आरोपी निदा खान को 8 मई को अरेस्ट कर लिया गया। निदा 25 दिनों से फरार थी। उन पर यौन उत्पीड़न और कथित धर्म परिवर्तन की कोशिश कराने के आरोप हैं। शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं लेने और दूसरे धर्म के कर्मचारियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के भी आरोप हैं। ये इस केस में नवी गिरफ्तारी अब तक की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि निदा एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश में थी। उन्होंने प्रेगनेंसी का हवाला देकर कोर्ट के समक्ष याचिका भी लगाई थी जो खारिज हो गई। पुलिस ने निदा के पति से पूछताछ की और तलाश में कई जगहों पर छापेमारी भी की। पुलिस के मुताबिक कुछ जगहों पर ताला लगा था। निदा और उसके कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन भी लगातार कई दिनों से बंद जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार यानी 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर से निदा को गिरफ्तार कर लिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक निदा कुछ दिनों से छत्रपति संभाजीनगर के कैसर कॉलोनी में रह रही थी। पुलिस को उसकी टिप मिली। टेक्निकल एनालिसिस और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से निदा पर लगातार नजर रखी गई। जानकारी की पुष्टि होने पर एक्शन लिया गया। पुलिस सिविल ड्रेस में लोकेशन पर पहुंची और निदा को गिरफ्तार किया गया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों को ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।